हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 14 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है और ये आपके इतिहास की पुस्तक से है और पार्ट 2 है। वही हमारा पार्ट 2 है और डेट है आपकी 13 नवंबर 2020। तो इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सर्वोच्चता का दावा तथा विलय नीति। तो ये दो नीति अपनाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। इन नीति में क्या होता है इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे, तो वर्कशीट पूरी देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपको छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपकी जो नेक्स्ट वर्कशीट आएगी, जो आपकी सैटरडे को वर्कशीट आती है, वो नहीं आएगी क्योंकि आपका त्यौहार है, फेस्टिवल है, उसे आप इंजॉय करिएगा। पर आज ये वर्कशीट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सर्वोच्चता की नीति, जैसा कि आप जानते हैं 19वीं सदी की शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नीति शुरू की। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का ये दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जे की धमकी देने को अपना अधिकार मानती थी। यह सोच बाद में ही अंग्रेजों की नीति में दिखाई देती रही। तो इसमें आपको बताया गया कि 19वीं सदी के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपना आक्रामक स्टार्ट कर दिया, अपनी नीति चलाने स्टार्ट कर दी। तो जो गवर्नर थे हमारे लॉर्ड हेस्टिंग, उन्होंने एक नीति बनाई, सर्वोच्चता की नीति। इसके अनुसार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपने आप को मान लिया था कि वो सर्वोच्च है, वो सबसे अच्छी है, सबसे ऊपर है और वो भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। और अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपने हितों की रक्षा करने के लिए जो भारतीय रियासत थी, भारतीय राज्य थे, उन पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, उनके धमकी देने को अपना अधिकार मान लिया। तो यही उनकी सोच भी थी, ये तो अपने हितों की रक्षा करना उनकी सोच थी, अंग्रेजों की नीति में दिखाई देती रही। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अंग्रेज थे, उनकी नीति में दिखाई देती रही। फिर है आपका अंग्रेजों की इस नीति का पुरजोर विरोध हुआ। ये जो नीति थी, जो उन्होंने अपने आप को सबसे ऊंचा मांगा, तो इसका विरोध बहुत हुआ। जब अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में कित्तूर, जो अब कर्नाटक राज्य है, जैसे छोटे राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा के बाद दूर स्थित संगौली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता ने उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेज को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1842 में अफगानिस्तान पर, 1843 पर सिंध पर और 1839 में पंजाब पर शासन स्थापित कर लिया। तो सर्वोच्च नीति में आपको ये बताया गया है कि जो एक एग्जाम्पल दिया गया था कि कर्नाटक में उन्होंने सोचा कि वो दक्षिण भारत से स्टार्ट करते अपना अधिकार लेना। तो अधिकार उनका वो गलत अधिकार था, उसमें आपको भी पता है कि उनका अधिकार था कि सबको सभी राज्यों को, सभी रियासतों को कब्जा लेना। तो ये गलत अधिकार था, तो सब विरोध करने लगे। तो उन्होंने स्टार्ट करा था कित्तूर से, यानी जो अब कर्नाटक है। तो जो कित्तूर की रानी थी चेन्नम्मा, उन्होंने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, विरोध किया। पर उनको 1824 में गिरफ्तार कर लिया, जेल में ले गए और फिर 5 साल बाद उनकी जेल में मृत्यु हो गई।
और रानी चेन्नम्मा के दूर स्थित संगौली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने भी प्रतिशोध जारी रखा। फिर उनकी मृत्यु होने के बाद जो उनका एक चौकीदार था, दूर स्थित चौकीदार था, उन्होंने भी प्रतिरोध रखा। फिर दूसरे जो जब प्रतिरोध रखा, ऐसी जो आंदोलन था वो बढ़ता जा रहा था। पर उस जो अंग्रेज थे उन्होंने भी आखिरकार उन्हें पकड़कर मार ही दिया या फांसी पर लटका दिया। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए, तो जैसे चौकीदार आया, ऐसे को बहुत सारे लोग आए, पर उन सबको भी अंग्रेज़ों ने मार दिया। फिर 1830 के दशक में क्या हुआ कि जो रूस का प्रभाव वो बहुत बढ़ता जा रहा था, और रूस से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डर रही थी, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वो भारत को अपनी चपेट में ना ले ले रूस, और फिर वो उत्तर भारत पे कब्जा करने लगी। तो यही बताया गया था आपके सेकंड पैराग्राफ में। अब है हमारी विलय नीति। विलय नीति में क्या होता है पढ़ते हैं। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासन में चली। तो जब ये अधिग्रहण हो रहा था तो उनका जो आखिरी लहर थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासन में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया। यह सिद्धांत इस विलय नीति में क्या था कि इस स्तर पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद कई रियासतें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। तो ये इसमें बताया गया कि लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने एक नई नीति बनाई, विलय नीति, जिसमें उन्होंने बता दिया कि अगर इस राज्य का जो राजा है उसका अगर कोई पुत्र या कोई पुरुषवासी नहीं है, कोई पुरुष उसका बेटा नहीं है, लड़का बेटा नहीं है, तो वो गलती से हो गया था, तो वो जो उनकी जो रियासत है उसकी जो राज्य है वो छिन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे राज्य छिन गए, जैसे सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 52 में, नागपुर 53 में, झांसी 54 में, ऐसे अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वह अवध की जनता को एक नवाब के कुशासन के आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए, इसलिए वह अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटा गया उसे देखकर लोग में गुस्सा भड़क गया और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। तो आपको पता है 1857 में एक विद्रोह चला था, में लोग शामिल हो गए। तो ये आपका आज की वर्कशीट थी। तो आपके कुछ क्वेश्चंस भी है इस वर्कशीट में। जो आपके क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सर्वोच्चता की नीति क्या थी? सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में शुरू की गई? तो आपको इसका आंसर करना है, तो करते हैं इसका आंसर। तो वीडियो थोड़ी लंबी है तो पर आपको पूरी देखनी है, जिससे आपको तभी समझ आएगा क्योंकि आपके इस सिलेबस से आ रही है। इस नीति के तहत अंग्रेजों का दावा था कि उसका सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। इस नीति के तहत कई भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। इस नीति की शुरुआत लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी। तो ये मैंने आपको समझा दिया, तो आप कर लेंगे इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विलय नीति का सिद्धांत क्या था? यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था? विलय नीति के तहत अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी और कोई पुरुष संतान या वारिस नहीं थी तो उसका राज्य हड़प कर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। यह सिद्धांत अनैतिक था क्योंकि केवल इस आधार पर अंग्रेजों का भी राज्य पर कोई अधिकार नहीं बनता। तो यही सेकंड क्वेश्चन का था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका, सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया? इसका क्या परिणाम हुआ? तो उत्तर है, सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के कितूर राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। इसके परिणाम स्वरूप रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। तो ये आपका था आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी?
तो ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि कहीं रूस पूरे एशिया के बाद उत्तर पश्चिम भारत पर कब्जा ना जमा ले, तो यही था उसका डर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने इस वीडियो में एक ट्रिक करी है, तो आपको वो आंसर एक ट्रिक के अकॉर्डिंग दिखाएंगे। यदि आप कित्तूर के एक नागरिक होते तो कंपनी का विरोध क्यों करते? तो ये आप देख रहे होंगे, ये ब्लॉग सा क्या है, आप सोच रहे होंगे। तो इसे देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर इसी में मिलेगा आपको। यदि आप कित्तूर के एक नागरिक होते तो कंपनी का विरोध इसलिए करते, तो आंसर करते हैं। तो आंसर हमारा आ गया। तो यही आपका आंसर है। यदि मैं एक नागरिक होती तो कंपनी का विरोध इसलिए करती क्योंकि कंपनी ने सर्वोच्चता की नीति अपनाई और कित्तूर पर कब्जा करने की कोशिश की। तो यही आपका आंसर था। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन का है हमारा, विलय नीति और सर्वोच्चता की नीति अंग्रेजों को की किस सोच को दर्शाती है? तो ये दोनों सोच किस सोच को दर्शाती है? तो करते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर करते हैं हम। तो विलय नीति और सर्वोच्च नीति अंग्रेजों की अपने हितों की रक्षा करने की सोच को दर्शाती है। तो ये आपका आंसर था। तो आज का आपका क्वेश्चन है 1848 से 1856 के बीच कौन से गवर्नर थे, जो कौन से जनरल गवर्नर थे? तो ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको मैं दोबारा बोल दूँ कि आपको छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस अवसर पर, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें कि उन्हें भी बधाई मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।